होटल राजमहल में विशाल हमेशा की तरह रात 11 बजकर कुछ सेकंड्स पर अभी अपने डेस्क पर पहुंचा ही है और इस वक्त वो हल्की सी गहरी सांस लेकर डेस्क पर बैठा बैठा अपने शर्ट पर बंधी ब्लैक टाई को एडजस्ट कर रहा होता है। जल्दबाजी में उसकी टाई थोड़ी कसकर गले पर बंध जाती है, इसलिए वो टाई को खोलकर दोबारा से पहनने लगता है। अभी ये सिलसिला चल ही रहा होता है कि उतनी देर में उसे पास ही कहीं से सिसकने की आवाज सुनाई देती है। अब तक वाकई में विशाल को होटल राजमहल में काम करते हुए कई दिन बीत चुके हैं और उसे इन सब रोने और सिसकने की आवाजों की जैसे आदत सी हो चली है। लेकिन इस आवाज को विशाल चाहकर भी जैसे इग्नोर नहीं कर पाता। ये सिसकियां हर बीतते लम्हे के साथ जैसे और तेज होती जा रही हैं। अचानक से विशाल अपनी टाई को डेस्क पर छोड़कर आवाज की तरफ मुड़ जाता है और सपेरे के बीन बजने की ध्वनि की तरह इस रोने की सिसकारियों भरी आवाज की ओर बढ़ने लगता है। आसपास अपने कान पर ध्यान देने से उसे मालूम चलता है कि ये आवाजें ऊपर सीढ़ियों की तरफ से आ रही है। विशाल एक एक करके इस रोती आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। 1 माला, 2 माला, 3 माला और कुछ इस तरह से ये रोने की आवाज सीढ़ी पर बढ़ रहे विशाल के हर कदम के साथ बढ़ती ही चली जाती है और चौथे माले पर पहुंचकर विशाल के कदम आखिर में एक कमरे के पास आकर ठहर जाते हैं। उस वक्त विशाल लाल महंगे कालीन पर खड़ा है और उस कमरे के अंदर से, जिसका रूम नंबर 4012 है, किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही है। ये एक लड़की की आवाज है जिसकी उम्र अभी बेहद छोटी हो। इस आवाज में बेहद दर्द है और बेचैनी भी है, जैसे किसी आत्मग्लानि से भारी हो। विशाल कमरे के बाहर पहुंचकर असमंजस में पड़ जाता है कि उसे दरवाजे पर नॉक करना चाहिए या नहीं। वो हर रोने की आवाज के साथ अपनी उंगलियों को डोर नॉब की ओर बढ़ाता है और आखिर में ठहर जाता है। तभी विशाल को चौंकाते हुए उस रूम नंबर 4012 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कमरे में हल्की पीले रंग की रोशनी बिखर रही है, जैसे कि किसी ने जानबूझकर ऐसी रोशनी बिखेरी हो। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बेडशीट बिस्तर से नीचे लटक रही है, जिस पर कुछ गहरे लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं। एक तरफ फ्लोर पर चीनी मिट्टी का महंगा फूलदान टूटा हुआ है, जिसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां टूटकर लटक रही हैं। वहीं विशाल की निगाहें रोती हुई आवाज पर ठहर जाती है। वहां उस बदहाल से कमरे में खिड़की पर बैठी एक आकृति मौजूद है और उस आकृति को देखते ही विशाल की उन एक जोड़ी नजरों में एक खौफ की लकीर तैर जाती है। इसलिए नहीं कि यहाँ होटल राजमहल में मौजूद हर एक चीज आत्मा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे बस कुछ 1 गज की दूरी पर जो आकृति मायूसी का लिबास ओढ़े बैठी हुई है, उसकी रोती सूरत पर एक अलग ही किस्म का मातम नजर आ रहा है। विशाल बस कमरा नंबर 4012 के दरवाजे पर ठिठक कर उस लड़की को चुपचाप से देखता जा रहा है। लड़की के बाल बुरी तरह से उलझे और बिखरे हुए हैं और तो और चेहरा नीचे झुके होने की वजह से लड़की का चेहरा भी आधा ही नजर आ रहा है और वो लड़की खिड़की पर बैठी हुई रोती जा रही है। तभी कमरे की हल्की पीली रोशनी एक झटके के साथ तेज रोशनी में जल उठती है और तभी वो लड़की अपना चेहरा विशाल की ओर धीरे से मोड़ती है। उस चेहरे को अपनी निगाहों में घूरता देखकर विशाल के पूरे बदन पर चींटियां सी रेंगने लगती हैं। तेज रोशनी में विशाल अब उस लड़की के चेहरे को ठीक से देख पाता है। लड़की की आधी शक्ल पूरी तरह से जल चुकी है,
चेहरे पर कई जगह से जले हुए मांस के लोथड़े उतरते जा रहे हैं। माथे का एक हिस्सा आग में झुलसने की वजह से सड़ और गल चुका है। आधे बाल जो बचे हैं वो बुरी तरह से जल चुके हैं। गर्दन पर एक चमकती हुई चीज नजर आती है। उस चीज के अलावा कुछ भी उस चेहरे और उस शरीर पर साबुत नहीं बचा। इसलिए ऐसी शक्ल को देखकर विशाल अपने बढ़ते हुए कदम भी रोक लेता है और वहीं वो लड़की अब भी रोती जा रही है। वहीं विशाल असमंजस की हालत में वहां से वापस लौट आता है, क्योंकि होटल राजमहल में जब तक आत्माएं उससे बात नहीं करती या उससे किसी और तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती, तब तक विशाल भी मजबूर है उनकी मदद ना करने को लेकर। विशाल वापस अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है और टाई पहनकर कमरा नंबर 4012 की लड़की के बारे में ही सोचने लगता है। क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ और कैसे मिलेगी मुक्ति उस लड़की को? अभी विशाल खुद से ही ये बातें बड़बड़ा रहा होता है कि तभी होटल राजमहल के बड़े से आलीशान दरवाजे से होकर एक लंबा चौड़ा गठीला बदन का आदमी वहां होटल की लॉबी में दाखिल होता हुआ नजर आता है, जिसने व्हाइट शर्ट और डेनिम की ब्लू जीन्स पहनी हुई है। उसने रात के 12 बजे भी ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए हैं। देखने से ही यह आदमी काफी रसूख वाला जान पड़ता है और वो सीधे विशाल के डेस्क पर आया और उसने चुपचाप से रजिस्टर पर सिग्नेचर करके अपना नाम लिख दिया, संजय दीवान। विशाल ने जब ये नाम पढ़ा वो दोबारा से खुद से बड़बड़ाया, ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। ओह हाँ, याद आया, फिल्म डायरेक्टर संजय दीवान। इनकी लास्ट फिल्म गया तो था मैं प्रिया के साथ देखने। वहीं विशाल उस वक्त संजय दीवान को ही देखता जा रहा है। नाम लिखने के बाद संजय सीधे लिफ्ट में दाखिल हुआ और 4th फ्लोर का बटन दबाकर ऊपर की ओर चला गया। विशाल भी उसी लिफ्ट में दाखिल होकर संजय के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी लिफ्ट चौथे माले पर जाकर रुकी और संजय एक कमरे की ओर एक आइटम सॉन्ग गुनगुनाते हुए बढ़ने लगता है। विशाल भी तेजी से संजय का पीछा करते हुए उस कमरे के पास आकर रुक जाता है। तभी उसकी नजरें दरवाजे पर प्रिंट हुए रूम नंबर को देखकर हैरान रह जाती है। रूम नंबर 4012। अरे ये तो वही कमरा है जहां मैं बस कुछ ही मिनटों पहले आया था। विशाल खुद से बड़बड़ाता है और कमरे के अंदर अभी अभी दाखिल हुए संजय दीवान को देखता है और विशाल भी इसी कमरे में घुसकर झांकने लगता है। लेकिन इस बार पूरे कमरे का नजारा बिल्कुल ही अलग और अलहदा है। कमरा बेहद अलग नजर आ रहा है, सजा धजा एकदम नया सा। इसके साथ ही विशाल को वहां कोई लड़की नहीं दिखाई देती। संजय के उस कमरे में जाने के बाद विशाल वापस से रिसेप्शन पर लौट आता है। तभी रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते ही एक लड़की होटल में दाखिल होकर विशाल के सामने खड़ी हो जाती है। ये लड़की बेहद खूबसूरत है। काले लंबे बाल, खूबसूरत नैन नक्श, काजल लगी कचरारी आंखें, गुलाबी होठ, गोरा चेहरा, सुराहीदार गर्दन, जिसकी हया उसकी लजाती शर्मीली आंखों में साफ साफ नजर आ रही है। तभी विशाल के साइड की ओर देखकर वो लड़की कहती है, हेलो, मुझे यहाँ दीवान सर ने बुलाया है। विशाल हैरानी से उस तरफ देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि विशाल को वहां एक आदमी रिसेप्शनिस्ट की ड्रेस में बैठा दिखाई देता है। वो आदमी उस लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, एक मिनट मैम, मैं अभी सर से बात करता हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उस लड़की ने धीरे से कहा, जानवी। तभी वो आदमी फोन उठाता है और रूम नंबर 4012 में कॉल करता है। सर, मिस जानवी आपसे मिलने आई हैं। ओके सर,
कहकर वो आदमी फोन रख देता है। तब वो आदमी उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, मैडम, दीवान सर ने आपको रूम नंबर 4012 में बुलाया है। वहीं वो लड़की उस आदमी की ओर देखते हुए कहती है, वहां तक जाना कैसे है? मुझे नहीं पता। वो आदमी धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए, मैं लेकर चलता हूं आपको वहां। वहीं वो आदमी उस लड़की को लेकर लिफ्ट में दाखिल होकर 4th फ्लोर का बटन प्रेस करके आगे बढ़ने लगता है। विशाल भी उनके साथ लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वहीं वो लड़की थोड़ी नर्वस नजर आती है। 4th फ्लोर पर उतरकर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, उसके चेहरे की नर्वसनेस साफ नजर आने लगती है। और आखिर में रूम नंबर 4012 जैसे ही आता है, विशाल उसकी गर्दन पर मौजूद एक सिल्वर लॉकेट को देखकर अचानक से ठिठक जाता है। अरे ये लॉकेट, ये तो वही लॉकेट है। इसका मतलब ये वही लड़की है। इसके साथ अभी अभी कुछ गलत होगा। इतना सोचते हुए घबराकर विशाल रूम नंबर 4012 के अंदर जल्दी से झांक कर देखता है। वहीं उस कमरे में संजय दीवान एक और खड़ा है और वो लड़की ठीक उसके सामने एक कोने में पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी है। संजय दीवान मुस्कुराते हुए उस लड़की को अपनी तरफ बुलाता है। जानवी, इधर आओ। अपना नाम सुनते ही जानवी जैसे उस कमरे के कोने में सिमट सी जाती है। जानवी का कोई रिएक्शन ना पाकर संजय दीवान आगे बढ़कर जल्दी से जानवी को कसकर गले से लगा लेता है और कहता है, कसम से मजा आ गया। मेरी आज की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। बड़े दिनों के बाद कोई ऐसी लड़की मिली है जिसे छूकर बेहद अच्छा लग रहा है। वहीं उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा विशाल हैरान होकर यह सब देखता जा रहा है। वहीं जानवी की खूबसूरती के मजे लेते हुए संजय ने पूछा, जानवी, आई वॉन्ट टू नो, तुम एक एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती हो? जानवी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, सर, मुझे एक्ट्रेस बनना बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? अपना चश्मा आंखों पर एडजस्ट करते हुए संजय ने कहा, जब कहीं जाओ तो फिल्म स्टार्स के साथ लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं। मुझे खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखना है, बड़ा, बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना है, अपनी खुद की एक अलग पहचान बनानी है, सुपरस्टार बनना है मुझे। मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मोहल्ले में किसी की भी शादी होती थी, मैं बिंदास नाचती थी, रामलीला में पार्टिसिपेट किया करती थी। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक है। ये सब कहते हुए जानवी की आंखों में एक सपना जैसे तैरने लगा। उन एक जोड़ी भूरी आंखों में कई सपने झिलमिलाने लगे। बिल्कुल मासूम और बच्चों जैसी हंसी से मुस्कुराती जा रही है जानवी इस वक्त। वहीं उसके ठीक सामने खड़ा संजय जानवी की बातों से ज्यादा उसके बदन की नुमाइश अपनी आंखों से करता जा रहा है। उसके शरीर के हर एक अंग को अपनी निगाहों से जैसा नंगा करता जा रहा हो, फिर चाहे जानवी इस वक्त पूरे कपड़े में मौजूद क्यों ना हो। उस वक्त संजय की निगाहें जानवी के टी शर्ट पर खासकर टिकी हुई है। वो उसके सीने की ओर अपनी हवस भरी ललचाई नजरों से एकटक घूरता ही जा रहा है। तभी जानवी की उम्मीद भरी नजरों में खलल डालते हुए संजय ने पूछा, जानवी, तुम बेहद सिंपल हो और मेरी फिल्म बेहद बोल्ड सब्जेक्ट पर बनने वाली है, तो क्या तुम फिल्म की एक्ट्रेस के रोल में खुद को जस्टिफाई कर सकती हो? ये बात सुनकर जानवी चुप हो जाती है और संजय दीवान की ओर उलझन भरी नजरों से देखने लगती है।
वहीं संजय दीवान जानवी को घूरते हुए कहता है, सुनो, मेरी फिल्म का पहला ही शॉट फिल्म की नायिका यानी तुम काव्या पर है, जो कि स्विमिंग पूल से 2 पीस यानी बिकनी पहनकर नहाकर निकलती है। यही रोल तुम्हें करना है। जानवी हल्की सी झिझक के बाद कहती है, ओके सर, मैं कर लूंगी। तभी संजय दीवान कहता है, ओके, एक काम करो, तुम अपना ये टी शर्ट उतारो। ये सुनते ही जानवी कहती है, क्या सर? अपनी आवाज को जरा और तेज करते हुए संजय कहता है, यही कि अपना टी शर्ट उतारो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बॉडी शेप, मतलब मेरी हीरोइन काव्या के रोल के लिए परफेक्ट है भी कि नहीं। क्या तुम स्विमिंग पूल में 2 पीस में सेंसेशनल लग सकोगी कि नहीं? जानवी को झिझकता हुआ देखकर संजय कहता है, उतारने का मन हो तो उतारो, नहीं तो यहां से जाओ। देखो, तुम्हारे जाने के लिए दरवाजा भी खुला ही हुआ है। जानवी खुद के इमोशन पर कंट्रोल करते हुए कहती है, नहीं सर, मुझे ये रोल करना है। ये रोल मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। ये सुनकर संजय दीवान की होठों की मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है और वो जानवी से कहता है, हाँ, दैट्स ग्रेट। तो फिर मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करती जाओ। और फिर जानवी अपने फ्यूचर के आगे अपनी शर्म को ताक पर रखकर अपनी टी शर्ट उतार देती है। वही टी शर्ट के बदन से अलग होते ही संजय दीवान अपनी उन हवसी आंखों को और बड़ा करते हुए बिना टी शर्ट वाली जानवी के सीने और नाभि को ताड़ने लगता है और उसके होठों के किनारे अपने आप एक प्यास से भर जाते हैं। तभी जानवी की शर्म और लज्जा में एक और हद पार करते हुए संजय दीवान कहता है, अब ये अपनी जीन्स पैंट भी उतार दो। ये सुनते ही जानवी हैरान रह जाती है। ये सुनने के बावजूद वो अनसुना करने की कोशिश करते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी सर। वही संजय कहता है, जीन्स उतारो। मैं अपनी फिल्म की लीड एक्ट्रेस को पूरी तसल्ली के साथ देखना चाहता हूं कि वो काव्या के रोल के लिए कितनी परफेक्ट है, क्योंकि मैं एक तरह से तुम्हारा लुक टेस्ट कर रहा हूं अभी, और तुम्हें ये रोल चाहिए भी कि नहीं चाहिए। संजय की ये बात सुनकर विशाल का खून खौलने लगता है। वो बहुत अच्छे से समझ चुका है कि ये आदमी क्या करना चाहता है। जानवी खुद को बहुत बुरी तरह से फंसा पाती है, लेकिन अपने सपने के चलते वो संजय के सामने हार जाती है। आंसुओं में डूबकर जानवी धीरे धीरे अपनी जीन्स पैंट भी उतार देती है। इस वक्त कहने को जानवी ने सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संजय दीवान की वो काम वासना से भरी आंखें जानवी को पूरी तरह से बिना कपड़ों के देख पा रही हैं, और उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ जानवी को लगातार घूरती जा रही हैं। और फिर अपने निगाहों से मन भर देखने के बाद संजय दीवान जानवी से कहता है, अब घूमकर एक चक्कर लगाकर दिखाओ मुझे। मैं पूरी तसल्ली के साथ तुम्हें देखना चाहता हूं कि मेरी एक्ट्रेस काव्या हर एंगल से कैसी नजर आती है। चलो स्टार्ट। अपनी आंखों में नमी लेकर जानवी धीरे धीरे गोल घूमती जाती है और हर एंगल से संजय की हवस भरी निगाहों का दंभ सहती जाती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरियां उसकी इज्जत के आगे शर्मसार है। वहीं जानवी को देखते हुए हल्की सी सिसकारी भरकर संजय कहता है, वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अब जरा थोड़ा मेरे नजदीक आओ। जानवी थोड़ा डरते डरते आगे जाती है। तभी संजय कहता है,
आओ, मेरे थाइस पर बैठ जाओ। जानवी चौंक कर पूछती है, जी सर? हाँ, सीन है ऐसा। चलो कम ऑन, आओ और आकर थाइस पर बैठो। आओ, बैठकर दिखाओ कि कैसे बैठते हैं। वहीं एक और दरवाजे पर मौजूद विशाल ये सब देखने की कुव्वत नहीं रख पाता और वो अपनी नजरें झुका लेता है और दूसरी तरफ देखकर सोचता जा रहा है कि इतना बड़ा डायरेक्टर कहने वाला खुद कितना घटिया इंसान है। वही जानवी खुद की नजरों में गिरकर भी संजय दीवान की थाइस पर बैठ जाती है। वही संजय अपने गटर से भी ज्यादा गंदे हाथों से जानवी की पूरी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगता है और लुक टेस्ट का नाम देकर अपने उन्हीं हाथों से जानवी के शरीर का हर हिस्सा नापने लगता है और वो कहता जा रहा है, देखो जानवी, हम दोनों को एक दूसरे के नजदीक आना ही होगा। जब तक एक डायरेक्टर और एक एक्टर की बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो जाती ना, तब तक किसी भी फिल्म का कोई कैरेक्टर निखर कर बाहर नहीं आ पाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिनेमा एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर स्टडी। हर एक्टर को ऐसा करना ही पड़ता है। इस तरह से तुम धीरे धीरे कैरेक्टर के आर्क को समझने लगोगे। कैरेक्टर को कैसे बात करना है, उसके चलने का स्टाइल कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। कोई टॉप की एक्ट्रेस एक दिन में नहीं बन जाता। उसे शुरू से लेकर ही ये सब करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। फिर चाहे वो मानसी कपूर हो या फिर परी तनेजा हो। और इतना कहते हुए प्यार से हाथ फेरते हुए संजय दीवान कहता है, एक काम करो, ये जो कुछ भी पहना हुआ है ना, इसे भी उतार दो। आई वॉन्ट टू लुक एट यू विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। वहीं ये सुनकर जानवी बौखला जाती है और संजय दीवान से हटने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं सर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वहीं विशाल ये सुनकर अपनी मुट्ठियां बींचने लगता है। वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है, लेकिन इस वक्त चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये सब कुछ काफी पहले हो चुका है और इन्हें सिर्फ मायूस होकर देखा जा सकता है। वहीं जानवी को अपने सामने मुंह खोलकर ना कहता सुनकर संजय दीवान गुस्से में आ जाता है। यहां सिर्फ टाइम वेस्ट करने आई थी मेरा, उठाओ कपड़े और निकल जाओ यहां से। वहीं जानवी गिड़गिड़ाते हुए कहती है, गुस्सा मत होइए सर, प्लीज सर, आप गुस्सा मत होइए। वहीं संजय जैसे जानवी पर कोई एहसान कर रहा हो इस तरह से रिएक्ट करते हुए अपने तेवर दिखाकर कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा हूँ, कई सारे रेफरेंस आए हैं इस नई फिल्म के काव्या के रोल को लेकर। कई टॉप की एक्ट्रेसेस कतार में खड़ी है और तुम्हारे अंदर तो दम नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम क्या टॉप की एक्ट्रेस के सामने खड़ी भी हो पाओगी? नौकरानी लगोगी उसके सामने खड़ी। तुम यहाँ आई क्यों हो? क्या एक्टर को अपने कपड़े उतारने से पहले इतना सोचना पड़ता है? इसके साथ ही दुनिया जहाँ की कई और चीजें अलामतें जानवी को कहकर संजय बेइज्जत करने लगता है। आखिर में जानवी कहती है, नहीं सर, मैं उतार रही हूँ अपने कपड़े, मुझे बस ये रोल चाहिए, मुझे हर हाल में ये रोल चाहिए। और वही जानवी एक एक करके अपने बदन पर मौजूद अंडरगारमेंट्स उतारने के साथ ही संजय दीवान पूरे 80 के दशक के विलेंस की तरह जानवी के पूरे बदन पर अपनी गंदी निगाहें फेरते हुए कहता है, वैसे फिगर अच्छी है। इतना कहते कहते संजय धीरे धीरे जानवी को उस बड़े से 8x10 के मखमल के बिस्तर पर धकेल देता है। जानवी अपनी इज्जत को बचाने के खातिर कुछ भी नहीं बोल पाती। वो बस अपनी आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढक लेती है और फिर संजय दीवान जानवी के साथ बिस्तर पर जोर जबरदस्ती करने लगता है।
ना जाने ऐसा उसने पहले भी कितनी सारी लड़कियों के साथ किया होगा, लेकिन इतना उसे जरूर मालूम है कि उन सभी में जानवी सबसे ज्यादा खूबसूरत और कमसिन है। जानवी के पूरे बदन पर अपने हाथ फेरते हुए संजय देवान अपने एक एक करके सारे कपड़े उतारने लगता है, और वही जानवी बार बार संजय को मना करती जाती है, गिड़गिड़ाती जाती है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, सर प्लीज। वही संजय जोर से धक्का देते हुए जानवी को लिटा देता है और कहता है, चुप रहो, बस चुपचाप इस मोमेंट को एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। वहीं दरवाजे पर मौजूद विशाल की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। वो मजबूर है और कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। वहीं बिस्तर पर जानवी अपने आंखों से दर्द में लगातार आंसू बहाती जा रही है, और वहीं संजय दीवान उसके पूरे बदन पर अपनी दरंदगी से पेश आ रहा है, उसके पूरे बदन को नोचता खसोटता हुआ, उसके हर एक हिस्से को अपने हाथों से पहले सहलाकर मसलता हुआ। और संजय अपने हवस को बुझाकर बिस्तर से उतरकर खड़ा हो जाता है। तब जानवी बिस्तर के एक कोने पर सिकुड़ जाती है और बिखरे हुए बालों के साथ अपने दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों से अपने सीने को छुपा लेती है और रोने लगती है। और वहीं संजय दीवान एक एक करके अपने कपड़े पहनते हुए अपने पैंट पर बेल्ट लगाकर मंद मंद मुस्कुराता जा रहा है, और वहीं बिस्तर पर एक और मौजूद जानवी की ओर देख रहा है। तभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए जानवी कहती है, सर अब तो मुझे आपकी फिल्म में ये रोल मिल जाएगा ना? इस बात पर संजय कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहता है, अभी तुम कमसिन हो, अभी मुझे तुम्हें काफी ट्रेनिंग देनी होगी, तभी तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो पाओगी, और जैसा मैं काव्या का रोल चाहता हूँ ठीक वैसा उसे प्ले कर पाओगी। जानवी ने उम्मीद भरी नजरों से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सर प्लीज सर, मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, मैं अपना गांव, अपने माँ बाप सब छोड़कर आई हूँ। मुझे इस रोल की बेहद बेहद जरूरत है। मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ, मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। वहीं इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए संजय कहता है, एक काम करो, यहाँ इस होटल में इस कमरे में रुको ना, ये कमरा साल भर मेरे नाम से बुक रहता है, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बिंदास रहो, जो खाने का मन करे खाओ, बिल मेरे नाम का बनेगा। तुम मेरे नजदीक आई हो तो तुम्हें पूरा फायदा भी तो मिलेगा ना। वहीं ये सब सुनकर जानवी चुप हो जाती है, और वहीं दोबारा से सीटी बजाते हुए अपनी मस्त चाल में संजय दीवान खुले हुए दरवाजे से गाना गुनगुनाते हुए एक सिगरेट जलाकर आगे बढ़ने लगता है और अपने पीछे रोती हुई जानवी को छोड़ देता है। वहीं ये सब कुछ हो जाने के बाद विशाल वापस से अपने डेस्क पर लौट आता है, लेकिन काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। उसका मन बार बार रह रहकर उस लड़की के बारे में ही सोचता जा रहा है, जिसका नाम तक उसे नहीं पता। अभी विशाल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि उसके डेस्क पर एक परछाई नजर आती है। विशाल उस परछाई को देखकर थोड़ा सहम जाता है, और तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जो उसके आसपास किसी की मौजूदगी दर्ज करवाता है। लेकिन विशाल के सामने कोई नहीं आता। विशाल थोड़ा घबराते हुए पूछता है, कौन है, कौन है यहाँ? तभी विशाल को किसी औरत के हंसने की आवाज आती है, और वो परछाई देखते ही देखते एक खूबसूरत आकृति में तब्दील हो जाती है। और वहीं ये आकृति पल भर में ही देखते एक खूबसूरत लिबास में सजी धजी मल्लिका शेखावत बन जाती है, जो उस वक्त एक टक
अपने आंखों में आंसू लिए डेस्क पर बैठे विशाल को देख रही है और विशाल अपनी एक जोड़ी नजरों में हैरत लिए अपनी मालकिन मल्लिका की तरफ देख रहा है। मल्लिका ने अपनी मुस्कुराहट की खुशबू बिखेरते हुए कहा, बस तुम्हारी यही बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम्हारी यही बात तुम्हारे बारे में मुझे सोचने पर मजबूर करती है। तुम बेहद खास हो विशाल, तुम दूसरों से बेहद अलग हो। विशाल अपने आंसुओं को पोंछकर मल्लिका को देख रहा है। मल्लिका जो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है, लाल सितारे जड़े कपड़ों में बिल्कुल परी जैसी। उसकी आंखों में चमक ऐसी है जिनमें किसी को भी डूब जाने का दिल करेगा। लेकिन विशाल इस वक्त डूबने को नहीं, उन अधूरी अपनी इच्छाओं को तड़पती आत्माओं की मुक्ति के बारे में सोच रहा है। वहीं मल्लिका प्रशंसा भरी नजरों से विशाल को देखकर कहती जा रही है, विशाल किस सोच में डूब रहे हो तुम, मुझे सब पता है। मैं जानती हूं तुम्हारी तकलीफ। तुम जो ये परेशान दिख रहे हो, ये तो इंसानों की तकलीफ भी नहीं है। सिर्फ मुक्ति तो तड़पती आत्माओं की तकलीफ है। लेकिन फिर भी तुम इन सभी आत्माओं के बारे में इतना सोच रहे हो, इसीलिए मुझे तुम पर इतना प्यार आता है। काश विशाल, काश कि मैं एक इंसान होती तो शायद मेरी और तुम्हारी एक मोहब्बत भरी जिंदगी होती। मेरी आत्मा हर बार बार तुम्हें देखकर सिर्फ यही एक बात सोचती है। विशाल ये सुनकर अपनी हैरान नजरों से मल्लिका की तरफ देख रहा है। उसे ये बातें सुकून भी दे रही हैं, लेकिन उसकी पहले ही एक माशूका है। उसकी मोहब्बत, उसकी जिंदगी की लाइफलाइन प्रिया। विशाल मल्लिका को समझाते हुए कहता है, मैं आपकी फीलिंग की कदर करता हूं, लेकिन आप सिर्फ मेरे लिए एक मालकिन हैं, मेरी बॉस। मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रिया है, जो मेरी इस दुनिया में है, इंसानों की दुनिया में। इतना कहकर विशाल रजिस्टर पर संजय दीवान उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ने लगता है और वहीं मल्लिका अपनी उसी खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ एक नजर और प्यार से विशाल को देखकर वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते भी वो खुद से कहती है, विशाल देखना, एक दिन तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होकर रहेगी और फिर तुम इंसान और आत्मा के बीच का फर्क भूल जाओगे, क्योंकि प्यार सिर्फ जज्बात देखता है। वहीं देर रात तकरीबन 3 बजे के करीब विशाल अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठा हुआ है। तभी उसे होटल राजमहल में किसी के लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई देती है। विशाल ये चीख और चिल्लाने की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि आवाजें कहां से आ रही हैं। तभी होटल राजमहल का दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ खुला, जहां से तेज हवाएं आने लगी और विशाल थोड़ा घबराते हुए अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने सुना कि ये चिल्लाने और चीखने की आवाजें दरवाजे के बाहर से ही आ रही हैं। उस वक्त एक लड़का और एक लड़की आपस में बुरी तरह से झगड़ा करते जा रहे हैं। क्या उसने तुम्हें फोर्स किया था ये सब करने के लिए? तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए थे उसने? तुमने ये सब कुछ अपने मन से किया ना उसके साथ? लड़की ने कहा, मैंने ये सब मन से नहीं, अपनी मजबूरी से किया। लेकिन आखिर बात तो एक ही है ना? इस सवाल पर वो लड़की खामोश रही। वहीं लड़के ने अगला सवाल गुस्से से पूछा, चुप क्यों हो तुम? आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? सब तुम्हारी गलती है, उस संजय दीवान की नहीं। क्योंकि कई सारी लड़कियां हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो अक्सर ठिकाने लगा देता है। ऐसी लड़कियों की कोई कमी नहीं है उसके पास। और आज तुमने जानते बूझते हुए भी वही गलती की। सब
कुछ तुम्हारे ऊपर था। तुम वो सब करती या नहीं करती, जिसे कहने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और तुमने ये सब कर लिया। तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए। तुमने मेरी भी परवाह तक नहीं की। लड़की ने रोते हुए कहा, सॉरी विक्रांत, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे पास कोई जॉब, किसी रोल का कोई ऑफर भी तो नहीं है, ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम था जिससे हम कोई गुजारा कर पाते, कहीं अलग रह पाते। ना ही मैं अपने घर से निकलने के बाद तुम्हारे घर पर आ सकती थी। फिर बताओ मैं क्या करती? उस लड़के ने कहा, तुम कुछ भी कर सकती थी। तुमने आज जो भी किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तक कोई लड़की हाँ नहीं कहती तब तक कोई लड़का उसे छू तक नहीं सकता। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता अब। लड़की रोने लगी। विक्रांत, अगर तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मेरा साथ कौन देगा? अब तो मैं अपने माँ बाबा के पास भी लौट कर नहीं जा सकती। घर छोड़ने के बाद से ही वे दोनों मुझसे नाराज हैं। पर अब तुम भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बताओ कहाँ जाऊं मैं? ये सब कहते हुए लड़की घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज मेरी मदद करो विक्रांत, प्लीज। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। तो क्या होगा आगे? क्या विक्रांत जानवी की मदद करेगा या उसे छोड़कर चला जाएगा? विशाल कैसे मदद करेगा जानवी की?